नमस्कार। आज की हमारी कहानी है सपनों की उड़ान। हेलो मैम, मेरा नाम सरिता है। मैंने आपकी पत्रिका के लिए एक कहानी सपनों की उड़ान भेजी थी। क्या आपको मेरी कहानी पसंद आई? सपनों की उड़ान, जी हाँ, वो कहानी। एक मिनट, सॉरी सरिता जी, हम आपकी कहानी नहीं छाप सकते। पर क्यों मैम, फिर से रिजेक्ट हो गई मेरी कहानी? मैम, मैंने अपनी कहानी एक सामाजिक मुद्दे से प्रेरित होकर डाली है। मेरी हार्दिक इच्छा है कि मेरी कहानी आपकी पत्रिका का हिस्सा बने। देखिए सरिता जी, दरअसल हम इस तरह की कहानी पहले भी छाप चुके हैं। आप अच्छा लिखती हैं। आपके आसपास कितनी चीज़ें होती हैं और घटित भी होती हैं जिस पर एक अच्छी सी कहानी गढ़ सकती हैं। इसीलिए राइट समथिंग डिफरेंट, कुछ ऐसा जो पाठकों को बांध सके। यू आर अ गुड राइटर सरिता जी, सो राइट समथिंग इनोवेटिव एंड इम्प्रेसिव। मैं जानती थी कि मेरा जवाब उन्हें मायूस कर देगा, पर जवाब तो देना ही था। ओके मैम, शायद मेरी ये कहानी आपकी उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी, पर मैं कुछ और डिफरेंट लिखने की कोशिश करूँगी। पर मैम, आपसे विनती है, हो सके तो एक बार थोड़ा समय निकालकर इत्मीनान से आप मेरी कहानी दोबारा जरूर पढ़िएगा। मैंने बहुत मन और जज्बातों से लिखी है, प्लीज़ मैम। जी जरूर, कहकर मैंने फ़ोन रख दिया। सरिता जी की विनती भरी आवाज़ से मेरा हृदय कुछ विचलित हो गया। उनका अपनी कहानी पर विश्वास और आत्मविश्वास मुझे उनकी कहानी दोबारा पढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा था। मुझे ऐसा प्रतीत होने लगा कि कहीं मैंने या हमारी टीम ने उनकी कहानी को रिजेक्ट करने में कोई जल्दबाजी तो नहीं कर दी। एक बार दोबारा उनकी कहानी को पढ़ने की उत्सुकता में मैंने ऑफिस में जल्दी जल्दी अपने सभी काम खत्म किए। काम खत्म करते करते शाम घिर गई थी। बाहर थोड़ी थोड़ी रिमझिम बारिश होने लगी थी। सुबह से ही ठंडी तेज हवाओं के साथ बादल आसमान में डेरा जमाए हुए बैठे थे, पर बरसने का समय उन्हें अब मिला था। मौसम अत्यंत खुशनुमा हो गया था। मैंने अत्यंत गर्व के साथ अपनी कार की चाबी और अपना लैपटॉप उठाकर मुन्नी बाई को फ़ोन किया। हेलो, हाँ मुन्नी बाई, मैं बस 10 मिनट में घर पहुंच रही हूँ। आप बस वो मेरे वाली ब्लैक कॉफ़ी तैयार रखना। घर पहुंचकर फ्रेश होकर मैं बालकनी में बैठ गई। सामने ढलता सूरज समुद्र के आगोश में समाता हुआ अत्यंत खूबसूरत लग रहा था। ठंडी ठंडी हवाएं और लहरों का तालमेल मेरी सारी थकान मिटा रहे थे। भाभी, आपकी कॉफ़ी यहीं टेबल पर रख दो मुन्नी बाई, उनसे कह मैं अपना लैपटॉप खोलने में मशगूल हो गई। कार्तिक टूर पर गए थे और बच्चे दूसरे शहर में अपनी अपनी नौकरियों में खुश और व्यस्त थे, अर्थात मेरे एकांत में विघ्न डालने वाला कोई नहीं था। मैंने कौतूहलवश लैपटॉप में सरिता जी की कहानी दोबारा पढ़नी शुरू कर दी। कहानी की शुरुआत अत्यंत साधारण सी थी, किंतु जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती गई मैं उसमें खोती चली गई। मुझे ऐसा प्रतीत होने लगा जैसे कहानी के मुख्य किरदार अनुष्का नहीं, मैं हूँ, और वो कहानी मेरा संघर्ष भरा अतीत। कहानी में अनुष्का जिस तरह अपने अस्तित्व और अपने सपनों के लिए लड़ती है, मैं भी तो ऐसे ही लड़ी थी अपने लिए, अपने अस्तित्व के लिए और अपने सपनों को पूरा करने के लिए। अनुष्का एक लेखिका बनना चाहती थी। उसने मन से प्रेम विवाह किया, किंतु उसके पुरुष प्रधान बेहद रूढ़िवादी ससुराल वालों ने उसके सभी सपने पैरों तले कुचल दिए। मेरे भी तो सपने ऐसे ही बेरहमी से कुचले गए थे। ये सोचते हुए मेरी आंखें नम होने लगीं और कब मैं कहानी में खोई, मैं अपने अतीत की गलियारों में भटकने लगी। मुझे आभास ही नहीं हुआ। लेखिका बनना मेरा बचपन का सपना था। एक लेखक अपने शब्दों की कल्पना से कल्पनीय विचारों के सागर में हिलोरे भरता है। मुझे भी शब्दों की खूबसूरती को कहानियों और कविताओं में पिरोना बहुत प्रिय था। अक्सर जो भावनाएं हम मुंह से बोलकर व्यक्त करने में असमर्थ होते हैं, शब्दों के माध्यम से हम उसे व्यक्त कर
अपने हृदय को सुकून देते हैं। हिंदी साहित्य मेरा प्रिय विषय था और इसी में मैंने बीए किया। माँ पापा भी अत्यंत खुले विचारों वाले थे। उनके लिए भी मेरा पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ा होना विवाह करने से ज़्यादा महत्वपूर्ण था। अतः माँ पापा मेरे विवाह को लेकर निश्चिंत थे। पर हमारे समाज में एक कुंवारी लड़की भले ही अपने माँ पापा पर बोझ न हो, किंतु वो समाज और रिश्तेदारों की आंखों में खटकने लगती है। देहरादून वाली बुआ अक्सर माँ को कहती, भाभी छोरी कत न पढ़ाओगी तो अच्छा छोरा मिलना भी मुश्किल हो जाएगा। बहुत हो चुकी अब पढ़ाई शराई, उम्र हो रही है, अब इसकी हाथ पीले कर दो। देखो भाभी, एक बार जो उम्र बीत गई तो कोई ढंग का रिश्ता भी नहीं मिलेगा। हो जाएगी जीजी, हाथ भी पीले हो जाएंगे। बस पढ़ाई के 1-2 साल बचे हैं, फिर करेंगे धूमधाम से इसकी शादी। माँ का उत्तर सुन बुआ उन्हें 1-2 बात सुनाती और मन में सोचकर फ़ोन रख देती। माँ हमेशा मुझे आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रोत्साहित करती और पापा मुझे मेरी लेखनी को पत्रिकाओं के माध्यम से दुनिया से परिचित करवाने के लिए प्रोत्साहित करते। इसी बीच मैंने एमए में दाखिला ले लिया। कॉलेज थोड़ा दूर होने के कारण पापा ने वो दूरी भी कम कर दी। मुझे कार चलाना सिखाकर एक नई कार दिलवा दी। मेरे दिन तो जैसे पंख लगाकर उड़ने लगे। इसी उड़ान में मेरा साथी था कार्तिक। कॉलेज में ही हमारी दोस्ती हुई और फिर कब उस दोस्ती ने प्रेम का रूप ले लिया हमें आभास ही नहीं हुआ। कार्तिक देखने में जितना खूबसूरत और आकर्षक था, उसके विचार उससे भी ज़्यादा खूबसूरत और सुलझे हुए थे। कल्पना, देखो इस पत्रिका में कहानी प्रतियोगिता आई है, तुम एक अच्छी सी कहानी लिखकर भेज दो। मुझे यकीन है तुम्हारी कहानी जरूर चयनित होकर इसमें छपेगी। भाई आखिर तुम लेखक लोगों का हुनर होता है अपने शब्दों से अकल्पनीय को काल्पनिक में परिवर्तित कर लोगों को क्षितिज की सैर कराने का। वो बोलता जा रहा था और मैं अपलक उसे निहार रही थी। कार्तिक, तुम शादी के बाद भी मेरा ऐसे ही साथ दोगे ना? मेरे सपनों को उड़ान भरने में मेरे साथी बनोगे ना? कल्पना, मैं तुमसे अत्यंत प्रेम करता हूँ और फिर जब मैं अपने सपनों को जीना चाहता हूँ, उनमें खूबसूरत रंग भरना चाहता हूँ, तो तुम्हारे सपनों को बेरंग करने का गुनाह मैं कैसे कर सकता हूँ? उसने बड़े प्यार से मेरा हाथ अपने हाथ में रखकर ये बात बोली तो मुझे तो मानो मेरी दुनिया ही मिल गई। अरे हाँ, इन सब बातों में मैं ये बताना तो भूल गया, मैंने हमारी शादी के लिए बाबूजी को भी राजी कर लिया है। बस अब जल्दी ही तुम्हें दुल्हन बनाकर ले जाऊंगा। उसकी बात सुनकर मेरी खुशी 7वें आसमान में थी और मेरे सपने इंद्रधनुष में विचरण करने लगे थे। भाभी भाभी, आप अपना फ़ोन नहीं उठा रही थी तो भैया ने लैंडलाइन पर फ़ोन कर आपसे बात करवाने को कहा है। मुन्नी बाई की बात से मैं उस कहानी की दुनिया से बाहर यथार्थ के धरातल पर वापस आ गई। मैंने अपना फ़ोन उठाया तो देखा उसमें कार्तिक की 5 मिस कॉल थी। कार्तिक और मेरा पति पत्नी के रिश्ते से ज़्यादा दोस्ती का रिश्ता था। हमने हमेशा एक दूसरे पर अपनी इच्छाओं को थोपने की जगह एक दूसरे की इच्छाओं का सम्मान किया। हमारे बीच के प्रगाढ़ प्रेम की यही मजबूत नींव थी। हेलो कार्तिक, क्या हुआ जो इतनी सारी मिस्ड कॉल्स कर दी? कार्तिक को फ़ोन पर मैंने कहा, अरे यार तुम्हारी फिक्र हो रही थी। न्यूज़ में लगातार मुंबई में जोर से बारिश की न्यूज आ रही थी, बस इसीलिए। डोंट वरी कार्तिक, मैं घर पर ही हूँ और बिल्कुल ठीक हूँ, शुक्र है। अच्छा चलो, अपना ध्यान रखना, यहाँ थोड़ी नेटवर्क प्रॉब्लम है, रखता हूँ। लव यू कल्पना, गुड नाइट एंड लव यू टू कार्तिक। कार्तिक का यही प्रेम मेरी ताकत है। उसका निश्चल प्रेम मुझे अतीत की सब कड़वाहट भुला देता है। मैंने कहानी पुनः पढ़नी शुरू की। परिवार की सहमति से अनुष्का और अमन ने विवाह कर लिया। दोनों स्वप्न लोक में विचरण करने लगे। समय जैसे पंख लगाकर उड़ने लगा।
अमन के घर का परिवेश रूढ़िवादी और पुराने ख्यालों के साथ तानाशाह भी था। बदलते जमाने, बदलती सोच के बीच में आज भी काफ़ी परिवार और उनकी सोच है जो ना बदलाव देखते हैं और ना बदलाव चाहते हैं। वो तो बस लकीर के फकीर बने बैठे हैं। दुनिया चाहे चांद पर पहुंच गई, पर वे लोग अभी भी अपनी झूठी खोखली शाख में जी रहे हैं। अमन का परिवार भी उन्हीं में से एक था। उसके परिवार में स्त्रियों का स्थान केवल चूल्हे चौके तक सीमित था। उनको सपनों की उड़ान देखना और उन सपनों को पूरा करने का कोई हक नहीं था। अमन के बाबूजी का एक छत्र राज था, पर अमन अनुष्का का पूरा साथ देता। जब कभी भी अनुष्का उदास होने लगती तो वो बड़े प्रेम से उससे कहता, अनुष्का, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। अमन के प्रेम की छांव में वो मुस्कुराते हुए ससुराल में सामंजस्य बैठाने की कोशिश करने लगती, किंतु समय के साथ साथ अब उसका दम घुटने लगा था। उसका अस्तित्व और उसके सपने सब खत्म से हो रहे थे। कहाँ वो विवाह से पहले एक आज़ाद पंछी की तरह उड़ती रहती, लैपटॉप और गाड़ी उसके दोस्त थे, पर यहाँ ससुराल में लैपटॉप और गाड़ी तो बाबूजी ने पहले दिन ही ये कहकर औरतों की शोभा घर का काम होता है। जो लैपटॉप पास में होगा तो ये औरतें बिगड़ जाएंगी, ना जाने क्या क्या होता है इसमें। और गाड़ी चलाना औरतों को नहीं, पुरुषों को ही शोभा देता है। वो कहते हैं ना, जिसका काम उसी को साजे। ये सब कहकर उसके दोनों दोस्त उसका लैपटॉप और गाड़ी उन्होंने अपने पास जब्त कर लिए थे और वो एक मूक दर्शक बनी सब कुछ देख रही थी। उसे लगा जैसे किसी ने उसके पंख काट दिए हों। वो भीतर ही भीतर छटपटाने लगी। अमन भी डर के कारण अपने बाबूजी के समक्ष कुछ न बोल पाया। उसके सारे सपने बड़ी बेरहमी से बाबूजी ने पैरों तले कुचल दिए थे। उसके द्वारा की गई हर कोशिश बेकार हो जाती और उसे सिर्फ निराशा मिलती। उसके भीतर का लेखक अब फड़फड़ाने लगा था। वो कहते हैं ना, लाख रोक लो पर नाचने वाले के पैर नहीं रुक सकते। और लिखने वालों की कलम वो अब चोरी चोरी लेखन का कुछ अंश अपने फ़ोन या फिर डाक के माध्यम से पूरी करने लगी। अब उसके भीतर बाबूजी के डर और उसके अस्तित्व और सपनों में जंग होने लगी। कभी डर का पड़ला भारी होता तो कभी सपनों का। इसी जद्दोजहद में वक्त बीत रहा था। एक दिन सुबह सुबह बाबूजी के गुस्से भरी कर्कश आवाज, अनुष्का नीचे आओ। ये पूरा घर कांप गया। अनुष्का को हिंदी साहित्य लेखन में योगदान के लिए हिंदी लेखक पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा था और उसकी तस्वीर अखबार में छपी थी। बाबूजी का पुरुष अहम ये कतई स्वीकार नहीं कर पाया कि उनकी आज्ञा की अवहेलना हुई। उनके घर की एक औरत को सम्मान दिया जा रहा था। कितनी स्वार्थी सोच थी उनकी। उनका क्रोध अपने चरम सीमा पर था। बाबूजी क्रोधित होकर बोले, अनुष्का, तुमने हमारी आज्ञा का उल्लंघन करने की हिम्मत कैसे की? तुम्हारी इस तस्वीर ने आज हमारे मुंह पर तमाचा मारा है, हमारी इज्जत पर तमाचा मारा है। इसकी इजाज़त से अपना लेखन साहित्य बेचती थी तुम। बाबूजी, वो इसमें अनुष्का का कोई दोष नहीं, मैं भेजता था उसका लिखा लेखन साहित्य। बाबूजी, लेखन अनुष्का की सांसों में बसता है। और कांपते कांपते बाबूजी की बात को बीच में काटकर जैसे ही अमन बोला, उनका क्रोध नियंत्रण से बाहर हो गया। उस दिन अपनी सभी मर्यादाओं को तोड़कर उन्होंने एक जोरदार तमाचा अमन के मुंह पर लगा दिया। उस तमाचे की गूंज से थर थर कांपती अनुष्का वहीं जड़बत हो गई। पसीने पसीने हो गई थी वो। उसकी आंखों के समक्ष अंधेरा छा गया था। सरिता जी की कहानी पढ़ते पढ़ते मेरे कानों में भी वर्षों पुरानी कार्तिक को लगे उस तमाचे की गूंज गूंजने लगी। मेरी आंखों के समक्ष अंधेरा छाने लगा। पूरा शरीर पसीने से तरबतर हो गया था। मेरा अतीत मेरी आंखों के समक्ष घूमने लगा।
बस कार्तिक के बाबूजी, बस बस बहुत हो गया। आज इस तमाचे की गूंज एक तूफान लेकर आई है। आज आपने कार्तिक को नहीं, मेरे मुंह पर तमाचा मारा है, मेरी परवरिश को तमाचा मारा है। औरतों की इज्जत करना, उनका सम्मान करना मैंने कार्तिक को सिखाया था। मैंने इसे सिखाया था कि औरत के भीतर भी प्राण होते हैं, जिसमें संवेदना और सपने पलते हैं, और उन सपनों को पूरा करना कोई गुनाह तो नहीं। अरे पति पत्नी तो एक दूसरे के पूरक होते हैं। पति पत्नी का रिश्ता प्रेम पर टिका होता है, एक दूसरे के सम्मान पर टिका होता है। खैर, आप क्या समझेंगे इस प्रेम को? आज तक इस परिवार के पुरुषों ने औरतों को सदा पैर की जूती समझा है। कभी भी उन्हें वो मान सम्मान और खुशी नहीं दी जिसकी वो हकदार थी। अम्मा जी भी ये सहते सहते चली गईं और मैं भी ऐसे ही चली जाऊंगी, पर कल्पना के साथ ये सब अन्याय नहीं होने दूंगी। मेरे सपने तो आपने अपने पैरों तले कुचल दिए, पर कल्पना अपने सपनों की उड़ान जिएगी और उन्हें पूरा भी करेगी। आज भी अगर मैं चुप रहती तो कल्पना का अस्तित्व, उसके सपने, उसका आत्मसम्मान सदा के लिए आपके क्रोध की बलि चढ़ जाते। आखिर क्या गुनाह किया है कल्पना ने? अरे हमें तो उस पर गर्व होना चाहिए कि हमारे परिवार की बहू ने हमारे परिवार का नाम रोशन किया है। लेकिन नहीं, यहाँ तो एक अंधा खोखला अहंकार बसता है। बस अब बहुत हो गया। कार्तिक के बाबूजी, कल्पना और कार्तिक अब यहाँ नहीं रहेंगे। कल्पना, ये लो अपना लैपटॉप और अपनी गाड़ी की चाबी और पूरे करो अपने सपनों को और सार्थक करो अपना जीवन। कार्तिक जा, ले जा इसे इस पिंजरे से निकाल कर और अपने पंख पसार कर उड़ने दे इसे खुले आसमां में। उस दिन ये कहकर माँ फूट फूट कर रोने लगी। उस दिन उनके भीतर का वर्षों पुराना ज्वालामुखी फटा था। माँ के इस अप्रत्याशित रूप से बाबूजी का अहम चूर चूर हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे एक जोरदार तूफान के बाद शांति छा गई हो। कल्पना चलो, ये कहकर कार्तिक मुझे मुंबई ले आया। उस हादसे का मानसिक तनाव मुझ पर हावी होता जा रहा था। मैं गहरे अवसाद में थी। कार्तिक के प्रेम की गहराई, उसका अपनापन, उसका साथ मुझे उस अवसाद से बाहर खींच लाया। कार्तिक के अथाह प्रेम और निष्ठा ने मुझे कभी टूटने नहीं दिया, वरना हमेशा मुझे सहलाया और संभाला था। माँ के भी अक्सर फोन आते और वे गर्व के साथ मुझे ढेरों आशीर्वाद देती। आज मैं अपने सपनों की उड़ान जी रही हूँ। मेरा भी एक अस्तित्व है, एक सफल पत्रिका की मुख्य संपादक के रूप में, बिल्कुल कहानी की नायिका अनुष्का की तरह। कई बार परिवर्तन लाने में पूरा जीवन बीत जाता है, तो कभी एक छोटी सी चीज बड़ा परिवर्तन ले आती है। मेरे साथ भी यही हुआ। उस एक तमाचे ने मेरा पूरा जीवन ही बदल दिया। कहानी पढ़कर एक अजीब सी शांति थी मेरे मन में। मैंने तुरंत सरिता जी को ईमेल किया। सरिता जी, आपकी कहानी मैंने दोबारा पढ़ी। आपकी कहानी बहुत अच्छी है। मैं अपनी टीम को भी आपकी कहानी दोबारा पढ़ने के लिए कहूँगी। अगर सफलता इस बार नहीं तो अगली बार अवश्य मिलेगी। अपनी आशा को निराशा में कभी परिवर्तित मत होने दीजिएगा। असफलता के कारण कभी अपने सपनों की बलि मत दीजिएगा। एक दिन वो जरूर पूरे होंगे। होप फॉर द बेस्ट एंड ऑल द बेस्ट। कहानी के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। यह कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए।